लहरों का शोर नहीं, तुम सागर का शांत सुनो। लहरों का शोर नहीं, तुम सागर का शांत सुनो। कुछ बड़ा करना है जीवन में तुमको, तो तुम एकांत चुनो। यूं ही आसान नहीं होता मंजिल का मिल जाना। यूं ही आसान नहीं होता मंजिल का मिल जाना। मंजिल को पाने के खातिर अपना एक सिद्धांत चुनो। मंजिल को पाने की खातिर अपना एक सिद्धांत चुनो। क्या खूब कहा है किसी एक लेखक ने कि मंजिल को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एकांत में रहना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, फिर जाकर सफलता हासिल होती है। इसलिए मित्रों, अपना एक सिद्धांत चुन लो। अपने आप को दूसरों से अलग रख के एकांत में तपस्या करो, फिर जाके मेहनत रंग लाएगी और सफलता झक मार के आपके पास आएगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं आपका अपना जय अरोड़ा आपके अपने चैनल सनशाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो हाज़िर हूँ एक नई उमंग, एक नए जोश के साथ आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, ये मेरी इस चैनल पे आज सेकंड वीडियो है। वैसे टॉपिक के अकॉर्डिंग ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, क्योंकि जो मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने सिर्फ अपने चैनल का इंट्रो ही दिया था, और आज ये मेरी टॉपिक के रिलेटेड फ़र्स्ट वीडियो और वैसे सेकंड वीडियो है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था फ्रेंड्स, अपने स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस, एंड पॉलिटिकल साइंस में भी जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। तो क्या होते हैं मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़? होते क्या हैं? देखो, मूल कर्तव्य मीन्स मूल यानी मुख्य, कर्तव्य यानी ड्यूटीज़ मीन्स ऐसी ड्यूटीज़ जो मुख्य हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मतलब इन कर्तव्यों का पालन करना बहुत ज़रूरी है यदि हम हमारे देश का विकास चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं हमारा देश प्रगति करे। तो उसकी प्रगति में नागरिकों का तो सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि अगर नागरिक ही योगदान नहीं देंगे तो कोई भी देश प्रगति नहीं कर पाएगा। और नागरिकों का योगदान सबसे इम्पोर्टेंट होने के कारण कुछ कर्तव्य भी हैं जो हर एक भारतीय नागरिक के हैं, और हर एक भारतीय नागरिक को उन कर्तव्यों को मानना पड़ता है। तो इसलिए इन्हें मूल कर्तव्य या मुख्य कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे और जानेंगे आखिर ये मूल कर्तव्य आए कहाँ से और इनका नाम कैसे पड़ा, क्या कुछ हुआ। तो देखो फ्रेंड्स, जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था और संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, और संविधान सभा जब बैठी थी और हमारे संविधान का निर्माण कर रही थी, उस टाइम जो संविधान वेता थे या जो संविधान बनाने वाले विद्वान थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मूल संविधान में, जो हमारा मुख्य संविधान है, उसमें मूल अधिकारों को तो जगह दे दी, बट मूल कर्तव्यों को जगह नहीं दी। जाहिर सी बात है, उन्हें लगा होगा कि मूल अधिकार बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, मूल कर्तव्य उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो उन्होंने मूल अधिकारों को तो संविधान में जगह दे दी और मूल कर्तव्यों को संविधान में जगह नहीं दी। क्यों? क्योंकि संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक नहीं समझा। उन्हें यह आवश्यक ही नहीं लगा कि मूल कर्तव्यों को संविधान में जगह दी जाए। उन्हें ऐसा लगा कि मूल कर्तव्य इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इतने उपयोगी नहीं हैं। तो उन्होंने मूल कर्तव्यों को संविधान में जगह नहीं दी। और यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन भी आता है कि क्या मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? नहीं, हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, वो हम अब आगे पढ़ेंगे। सेकंड,
इन्होंने कर्तव्यों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल करने की बात कही। तो यह जो संविधान निर्माता थे या संविधान बनाने वाले विद्वान थे, इन्होंने क्या किया, कर्तव्यों को अलग से जगह नहीं दी हमारे संविधान में, बल्कि इन्होंने कर्तव्यों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक पार्ट माना, अलग से नहीं जोड़ा, सिर्फ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ दिया। थर्ड पॉइंट है, एकमात्र जापानी संविधान में मूल कर्तव्यों को रखा गया है। जापानी और रूस, उस टाइम क्या था, जितने भी देश थे मोस्टली देशों में मूल कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे। फ्रेंड्स, आपको पता ही है हमारे संविधान का निर्माण कैसे किया गया। हमारे जितने संविधान निर्माता थे या संविधान बनाने वाले विद्वान थे, उन्होंने दूसरे देशों के संविधान से जो मुख्य मुख्य चीज़ें थी उन्हें उठाकर अपने संविधान में डाला, और इसी कारण भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे या विद्वान थे, मतलब वो इतने माइंडेड नहीं थे कि वो अपना संविधान नहीं बना सकते थे। नहीं, बना सकते थे। उन्होंने अपने संविधान में, भारत के संविधान में बहुत कुछ चीज़ें अपनी तरफ से भी जोड़ी हैं, लेकिन दूसरे देशों के संविधान से भी काफ़ी चीज़ें उठाई हैं। वो कहते हैं ना विद्वान कि यदि आपको किसी में कोई गुण दिखता है तो उस गुण को ग्रहण कर लो। गुण को ग्रहण करेंगे तो हमारे में भी वो गुण आ जाएगा और हम भी उसी की तरह अच्छा काम करेंगे। तो भारतीय संविधान में उस टाइम क्या था, जो मूल कर्तव्य थे उन्हें किस संविधान से या किस देश के संविधान से लिया गया था, रूस के संविधान से लिया गया था। और उस टाइम मोस्टली देशों में क्या था, मूल कर्तव्य नहीं थे, केवल जापान और रूस को छोड़कर। जापान में भी उस टाइम मूल कर्तव्य थे, रूस में भी उस टाइम मूल कर्तव्य थे। हाँ, नेक्स्ट है 1976 में कांग्रेस पार्टी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो यह जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, किस समिति के द्वारा जोड़े गए थे या किस समिति ने इसके लिए सिफारिश की थी, तो उस समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इस समिति का गठन कब किया गया था, 1976 में। कब किया गया था, 1976 में। और किसने किया था, तो यह किसने किया था, यह किया था कांग्रेस पार्टी ने। किसने किया था, कांग्रेस पार्टी ने। तो 1976 में कांग्रेस पार्टी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अब आगे है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का प्रावधान किया। मतलब जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, उस समिति ने क्या कहा, उस समिति ने संविधान सभा में ये बात कही कि आप कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ो, आप 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ो। मतलब उसने 10 मूल कर्तव्य नहीं बताए थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का प्रावधान दिया था। परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, फ्रेंड्स ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, इस डेट को अच्छी तरह से याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन 110% पूछा जाता है और बहुत से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अब देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने का प्रावधान किया, तो कितने, 8। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 कहे थे। और जो 42वां संविधान संशोधन था उसके तहत 1976 में कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। एंड ये एक नोट है फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है कि 1975 और 77 तक राष्ट्रीय आपातकाल, 1975 और 77 तक राष्ट्रीय आपातकाल, आपको पता ही है 1975 से लेकर 1977 तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था। और
यह जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था, इसी आपातकाल के तहत 1976 का एक टाइम पीरियड था। इसी टाइम पीरियड में मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। तो जब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी? बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, उस टाइम भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। और आपको पता ही है, इंदिरा गांधी ने ही 1975 का आपातकाल भी लगाया था और यह राष्ट्रीय आपातकाल था। ये फ्रेंड्स मैं आपको आगे बताऊंगा जब अपना ये टॉपिक आएगा, इसलिए अगर अभी बता दिया तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और इनके तहत इनके टाइम में, इंदिरा गांधी के टाइम में ही मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। हाँ, ये तो था थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, क्योंकि इसके बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी था। अब हम सीधा टॉपिक पे आते हैं और जहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, जैसे मूल कर्तव्य। तो ये तो पहले ही अपने कर चुके हैं कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। हाँ, भाग, हमारे संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य हैं? हमारे संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य हैं? तो इसका आंसर होगा भाग 4A या 4K। और अनुच्छेद कौन सा है जिस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य हैं? आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल है 51A या 51K। और समिति, ये आपको पता ही है किस समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया या मूल कर्तव्यों के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो उस समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या नाम है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब उसके बाद एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, और अगर थोड़ा सा एग्ज़ामिनर ने क्वेश्चन को घुमा दिया तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैंने इसे स्पेशल लिखा है कि मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए बनाई गई समिति। तो वो समिति थी CR ईरानी समिति। इसे अच्छी तरह से याद कर लेना। अगर क्वेश्चन सीधा पूछता है कि मूल कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई या मूल कर्तव्य किस समिति के द्वारा जोड़े गए, तो उसका आंसर तो होगा बलवंतराय मेहता समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, मैं कहाँ पंचायती राज में चला गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और यदि क्वेश्चन ये पूछ ले कि मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए कौन सी समिति बनाई गई, मतलब प्रभावी, तो उसका आंसर होगा CR ईरानी समिति। क्या आंसर होगा उसका फ्रेंड्स? CR ईरानी समिति। हाँ, नेक्स्ट आपको साफ दिख रहा होगा ना? हाँ, नेक्स्ट है मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ रूस से ग्रहण किए गए हैं। तो हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है या किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है पूर्व सोवियत संघ या रूस। वर्तमान में जिसका नाम रूस है, पुराने टाइम में उसी को ही पूर्व सोवियत संघ USSR कहते थे। और जब 1990-91 का टाइम पीरियड था तो पूर्व सोवियत संघ के टुकड़े हो गए थे और फिर इसका नाम क्या बन गया? इसका नाम रूस रखा गया या रूस बन गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है। अगर वैसे पूछ ले कि जो हमारा मूल संविधान है उसमें 42 मूल संविधान में तो मूल कर्तव्य नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? 10 मूल कर्तव्यों को। और यदि ये क्वेश्चन घुमा के ये पूछ ले कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। अब ये 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? तो यह जो 11वां मूल कर्तव्य है फ्रेंड्स, ये शिक्षा से रिलेटेड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
और कई बार मतलब बहुत बार ये क्वेश्चंस काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। आप किसी भी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर उठा लेना, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है और 11वां मूल कर्तव्य किससे रिलेटेड है? शिक्षा से। और यह जो 11वां मूल कर्तव्य है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो इसका आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें है क्या? तो ये 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड। हाँ, अब आगे है फ्रेंड्स 11 मूल कर्तव्य। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है स्टूडेंट्स में। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट फैक्चुअल को तो अच्छी तरह से रट लेता है, उसका तो रट्टा लगा लेता है, बट यह जो 11 मूल कर्तव्य हैं फ्रेंड्स, ये हमें याद नहीं होते, ये हमें भूल जाते हैं। और कई बार क्या होता है, एग्ज़ामिनर पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा सा टफ़ बनाने के लिए ये जो 11 मूल कर्तव्य हैं इन्हीं में से क्या करता है, 4 उठा देता है, जिसमें से 3 तो मूल कर्तव्य होते हैं और 1 मूल कर्तव्य नहीं होता। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, और यहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें ये ध्यान नहीं रहता, क्योंकि हमें ये याद नहीं होता ना, हमसे रटा नहीं जाता। तो फ्रेंड्स ये 11 मूल कर्तव्य जो हैं इन्हें मैं आपको याद करवाऊंगा, अच्छी तरह से रटवाऊंगा। इसके लिए मैंने ट्रिक्स बनाई हैं, ट्रिक्स के माध्यम से आपको मैं याद करवाऊंगा, क्योंकि यदि आप ट्रिक्स से याद करोगे तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अदरवाइज़ ऐसे रट्टा लगाने बैठोगे तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, आप जितना इसे ज़्यादा रटने की कोशिश करोगे ये आपको उतना ही भूलता जाएगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा, मिक्स कर दोगे। तो मैं आपको ये ट्रिक्स से याद करवाता हूँ। तो ये 11 मूल कर्तव्य हैं फ्रेंड्स। जो फर्स्ट मूल कर्तव्य है वो क्या है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। तो देखो फ्रेंड्स, अभी यदि हम सीधा याद करना चाहें कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें, याद नहीं होगा, भूल जाएंगे। तो इसे याद करने की जो ट्रिक है वो क्या है? राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान हमेशा नंबर 1। देखो, हमें बचपन से सिखाया जाता है, हमारे पेरेंट्स भी सिखाते हैं, स्कूल में भी सिखाया जाता है कि हमारे राष्ट्रध्वज, हमारे झंडे से, हमारे झंडा मतलब हमारा झंडा हमारे तिरंगे से बढ़कर कुछ नहीं है। मतलब जहाँ बात राष्ट्रध्वज की आ जाए वहाँ बाकी बातें गौण हो जाती हैं, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, और राष्ट्रगान से बढ़कर भी कुछ नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान को हमेशा हमने फर्स्ट नंबर पे रखना है। तो राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान हमेशा नंबर 1। सेकंड है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो ये भी ऐसे अगर हम सीधा याद करना चाहें तो नहीं होगा। तो इसे याद करने के लिए जो ट्रिक बनाई है वो है राष्ट्रीय आंदोलन नंबर 2। देखो, फर्स्ट नंबर पर तो राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान होगा, सेकंड नंबर पर क्या होगा? राष्ट्रीय आंदोलन होगा। आप इसे इजी ट्रिक से याद करो। देखो, सबसे पहले आंदोलन हुए थे ना, हमारे क्रांतिकारियों ने आंदोलन किया था, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की थी, तभी तो जाकर हमें हमारा राष्ट्रगान मिला था, तभी तो जाकर हमें हमारा झंडा मिला था, हम आज़ाद हुए थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन 2 नंबर पे रहेगा और पहले नंबर पर क्या रहेगा? राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान। तो सेकंड नंबर पर राष्ट्रीय आंदोलन। नंबर 3 है, भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। मीन्स जो भारत की प्रभुत्ता है, एकता है, अखंडता है, उसकी रक्षा करनी बहुत ज़रूरी है और उसे अक्षुण्ण, अक्षुण्ण का मतलब है लंबे समय तक वैसी की वैसी बनी रहे।
अब सीधा तो याद नहीं होगा, इसे याद करने की ट्रिक है प्रभु। प्रभु में भी आप याद रख लेना ब्रह्मा विष्णु महेश। देखो फ्रेंड्स, हमारे भारत में देवी देवता बहुत हैं, कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन जो मोस्टली 3 देवता माने जाते हैं वो माने जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। आदिकाल से ही माना जा रहा है, इन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये 3 हैं, तो तीसरे नंबर पर है प्रभुता। तो प्रभुता को याद करने की ट्रिक है 3 मतलब प्रभु कौन से हैं? ब्रह्मा विष्णु और महेश। उसके बाद है नंबर 4। नंबर 4 है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मीन्स देश की रक्षा करें, और यदि हमारा आह्वान किया जाता है, बुलाया जाता है, तो हमें देश की सेवा करनी बहुत ज़रूरी है। इसे याद करने की ट्रिक है हमारे सैनिक दिन रात बॉर्डर पर देश की चारों तरफ से चौकसी करते हैं। जो हमारे सैनिक हैं वो दिन रात लगे रहते हैं, और दिन रात क्या करते हैं? बॉर्डर पर देश की चारों तरफ से रक्षा करते हैं। तो 4 नंबर पॉइंट आपको सीधा याद हो जाएगा। चौथे में क्या आएगा? देश की रक्षा, और आह्वान करने पर देश की सेवा। तो रक्षा सेवा, रक्षा सेवा 4 नंबर पॉइंट। और ये हमारा काम कौन करते हैं? सैनिक करते हैं। तो ये ट्रिक भी आपको याद हो जाएगी। नंबर 5 है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म भाषा प्रदेश वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो 5 नंबर पॉइंट को याद करने की सिंपल सी ट्रिक है। इसमें से आप सिर्फ भ्रातृत्व को याद कर लो। किसे याद कर लो? भ्रातृत्व। भ्रातृत्व का मतलब क्या होता है? भाई, भ्राता। और भ्रातृत्व या पांडव, इसे ट्रिक है ये भ्रातृत्व पांडव। यानी पांडव कितने भाई थे? 5 भाई थे। पांडव कितने भाई थे? 5 भाई थे। तो ये कैसे याद रहेगा अपने को? 5 मतलब 5 नंबर का पॉइंट है ये, या 5 नंबर का मूल कर्तव्य है। और भ्रातृत्व भाई, और पांडव कितने थे? 5 थे। तो 5 नंबर में सिर्फ आपको भ्रातृत्व याद रखना है। भ्रातृत्व पांडव 5। नंबर 6 है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अब यहाँ पर जो संस्कृति है, इसी के आधार पर आप एक ट्रिक बनाओ, और वो ट्रिक है संस्कृति नाम की लड़की कक्षा 6th में पढ़ती है। मतलब एक लड़की है जिसका नाम संस्कृति है, और वो किस क्लास में स्टडी करती है, किस क्लास में पढ़ती है? तो वो पढ़ती है क्लास 6th में। तो आपको याद हो जाएगा 6 नंबर का जो हमारा मूल कर्तव्य है वो कौन सा है? संस्कृति से रिलेटेड है। तो आपको याद रहेगा, क्योंकि अपने सीधा याद करें तो नहीं होगा। यदि हम छोटे छोटे पॉइंट्स उठाकर याद करेंगे और फिर हमारे सामने कोई भी ऑप्शन आ जाए, अगर हमें ये पॉइंट याद होंगे तो हम ईज़िली उसमें से अपना आंसर ढूंढ लेंगे। नंबर 7 है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। और अब इसे याद करने की ट्रिक है प्राकृतिक पर्यावरण पूरे सप्ताह मनाया जाता है प्राकृतिक पर्यावरण। तो पूरे सप्ताह में जो 7 नंबर है वो आ जाएगा हमारा मूल कर्तव्य। पूरे सप्ताह मतलब 7 नंबर हमारा मूल कर्तव्य आ गया, और प्राकृतिक पर्यावरण में प्राकृतिक पर्यावरण वाला सारा ही आ जाएगा। उसके बाद है 8 नंबर मूल कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है कि मानव नामक बच्चे ने 8 रुपीज़ में विज्ञान की किताब खरीदी। मतलब एक बच्चा है, उस बच्चे का नाम क्या है? मानव। और मानव को एक बुक की ज़रूरत है, और वो बुक किस सब्जेक्ट की है? साइंस की। और वो बुक कितने की मिली? बहुत सस्ती मिल गई, सिर्फ 8 रुपए की। सिर्फ 8 रुपए की बुक मानव को मिल गई साइंस की। तो 8 रुपीस से आपको याद रखना है 8वां नंबर का मूल कर्तव्य। और विज्ञान की किताब से आपको क्या याद रखना है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण।
तो आपको सीधा याद हो जाएगा कि 8वें नंबर का जो मूल कर्तव्य है वो किससे रिलेटेड है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रिलेटेड है। ओके, याद हो जाएगा ना फ्रेंड्स, एक दो बार पढ़ोगे कभी नहीं भूलेगा। और ये ट्रिक बहुत इजी है, मैंने बड़ी सोच समझ के बनाई हैं ताकि सनशाइन क्लासेस के बच्चों को किसी भी चीज़ को याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर 9 है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति जो सरकारी संपत्ति है, जो गवर्नमेंट की संपत्ति है, उसकी तोड़फोड़ ना करें। ऐसा नहीं है कि आप रास्ते में चले जा रहे हो, स्ट्रीट लाइट्स हैं, आप एक वो क्या कहते हैं भाटा रोड़ा वगैरह होता है ना, नीचे से पत्थर वगैरह उठाओ और स्ट्रीट लाइट्स को मार दो और तोड़ दो, गलत है। तो आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, उसे सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हिंसा मतलब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करो और किसी को गलत ना बोलो, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करो, इससे दूर रहो। तो इसे याद करने की ट्रिक क्या है कि 9 ग्रह सही होने पर संपत्ति बढ़ती है। मतलब 9 ग्रह, पहले हमारे अंतरिक्ष में 9 ग्रह थे, लेकिन बाद में एक ग्रह को हटा दिया था, प्लूटो को। ये अपने बाद में पढ़ेंगे, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो क्यों हटाया था वो बाद की बात है। तो अब वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 हैं, लेकिन अपने को 9 ही याद रखने हैं, 8 याद नहीं रखने इसमें। वैसे 8 याद रखने हैं ज्योग्राफी में, लेकिन इसमें आपको एक बार ट्रिक बनानी है ना, तो 9 याद रखने कि जब अपने 9 ग्रह सही होते हैं तभी हमारी संपत्ति बढ़ती है। क्योंकि संपत्ति कब बढ़ेगी? जब 9 ग्रह सही होंगे, और यदि एक भी ग्रह सही नहीं हुआ तो हमारी संपत्ति उतनी अच्छी नहीं बढ़ेगी। तो 9 ग्रह सही होने पर संपत्ति बढ़ती है। 9 ग्रह मतलब 9वां मूल कर्तव्य, और संपत्ति मतलब सार्वजनिक संपत्ति। नंबर 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। अब इसमें आपको क्या लेना है? सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट उठाना है, उत्कृष्ट। क्या पॉइंट उठाना है? उत्कृष्ट। और उत्कृष्ट को यदि आपने माइंड में रख लिया तो 10वां मूल कर्तव्य आपको याद हो जाएगा। अपने कहते हैं ना उत्कृष्ट प्रदर्शन क्या होता है? बेस्ट प्रदर्शन। अगर किसी बच्चे के 10 में से 10 आए हैं तो वो बेस्ट प्रदर्शन होता है, उसका, उस स्टूडेंट का उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है। तो उत्कृष्ट प्रदर्शन कैसा होता है? 10 में से 10। तो 10 में से 10 मतलब 10वां मूल कर्तव्य, और उत्कर्ष मतलब उत्कृष्ट प्रदर्शन। नंबर 11 है 11वां मूल कर्तव्य। और यह जो 11वां मूल कर्तव्य है ना फ्रेंड्स, यह मूल कर्तव्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा हर एग्ज़ाम में, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के उचित अवसर मुहैया कराने को माता पिता व अभिभावकों का मूल कर्तव्य बताया गया है। मतलब जो ये 11वां मूल कर्तव्य है, ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इसमें प्रावधान क्या है? इसमें ये प्रावधान है कि जो बच्चे 14 वर्ष की आयु वाले हैं, कितने वर्ष की आयु वाले? 14 वर्ष की आयु वाले हैं, उन बच्चों को शिक्षा के उचित अवसर मुहैया करवाने का मूल कर्तव्य किनका बनता है? उनके माता पिता व उनके अभिभावकों का। उनके माता पिता का, उनके अभिभावकों का ये मूल कर्तव्य है। वो 14 वर्ष तक के बच्चों को, जो उनके अपने हैं, उनको 86वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करें। और ये लागू कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, आपको ये डेट अच्छी तरह से याद रखनी है, नहीं भूलनी। इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एग्ज़ाम में डेट के। तो ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यानी कि जो मूल कर्तव्य हैं, यदि न्यायालय उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट,
उसमें कुछ चेंजेस करना चाहे या उसमें कुछ बदलाव करना चाहे तो न्यायालय उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। न्यायालय उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। हाँ, संसद द्वारा इनमें संशोधन किया जा सकता है। यदि संसद चाहे ना, संसद चाहे तो वो इसमें संशोधन कर सकती है। न्यायालय परिवर्तन नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन आ जाए मूल कर्तव्यों में किसके द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो उसमें ऑप्शन हो न्यायालय और संसद, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए इसे अच्छी तरह से याद कर लो कि जो न्यायालय है वो तो मूल कर्तव्यों में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यदि चाहे तो मूल कर्तव्यों में चेंजिंग नहीं कर सकती। और हाँ, जो संसद है, संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीन होते हैं ना अंग दो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और इसके जो सदस्य होते हैं संसद के वो तीन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यदि संसद चाहे तो इसमें संशोधन कर सकती है। अब आगे है फ्रेंड्स वर्मा समिति। ये एक समिति है। इस समिति ने कुछ मूल कर्तव्यों में कड़े प्रावधान किए थे कि यदि कोई व्यक्ति या किसी संस्था के द्वारा किसी मूल कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है तो उन पर कुछ कठोर प्रावधान भी लागू किए जाएं। तो ये वर्मा समिति के द्वारा किए गए थे। और ये वर्मा समिति बनी कब थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 1999 में, 1999 में, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है फ्रेंड्स। वर्मा समिति कब बनी थी, 1999 में। इस समिति ने कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान की और उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान लागू करने की व्यवस्था की। मतलब इस समिति ने कुछ ऐसे मूल कर्तव्यों को पहचाना कि यदि इन मूल कर्तव्यों का कोई पर्सन या संस्था उल्लंघन करती है तो इससे क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा हमारे देश को, और हमारा देश जो है वो पीछे चला जाएगा प्रगति में। इसलिए क्यों ना इस टाइप के मूल कर्तव्यों का यदि कोई उल्लंघन करता है या किसी कारणवश कोई इन मूल कर्तव्यों में किसी भी प्रकार की समस्या पैदा करता है तो उनके विरुद्ध कठोर प्रावधान किए जाएं। जिसमें फर्स्ट है राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, ये अधिनियम कब बना था, 1971 में। फ्रेंड्स ये आपको डेट याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में सीधा पूछा जाता है कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब बना था, तो राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम बना था 1971 में। और इस अधिनियम के तहत क्या है कि यह भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण करता है। मान लो कोई भारत के संविधान का अनादर करता है या भारत के ध्वज का अनादर करता है या भारत के राष्ट्रीय गान का अनादर करता है, तो उसका निवारण करने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया है, तो वो अधिनियम है राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम। और ये कब बना था, 1971 में, 1971 में। और सेकंड है फ्रेंड्स इसमें सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। कौन सा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। और यह अधिनियम कब बना था, यह अधिनियम बना था 1955 में। कब बना था, 1955 में। और 1976 तक इस अधिनियम को अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के नाम से जाना जाता था। अगर यदि आ जाए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम तो वो भी यही है सिविल अधिकार वाला, यदि सिविल अधिकार आ जाए तो वो भी यही है अस्पृश्यता अपराध वाला। तो दो नाम है इसके फ्रेंड्स, कंफ्यूज ना हो जाना, कहीं एग्ज़ाम में दूसरा नाम आ जाए और आप सोचो ये तो कोई अलग है, नहीं, एक ही है। क्यों, क्योंकि देखो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम ये तो 1955 में बना था, लेकिन 1976 तक इसे किस नाम से जाना जाता था, तो वो नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। अब इसमें है क्या, इसमें है कि जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था करना। यदि कोई जाति से रिलेटेड अपराध होता है, धर्म से रिलेटेड अपराध होता है, तो उन अपराधों पर दंड की व्यवस्था
किसके द्वारा की जाती है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 या 1976 तक, जिसे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कहा जाता था। नंबर 2 हो चुका है। नंबर 3 है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976। इस अधिनियम में क्या है? किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था करना। कोई सांप्रदायिक संगठन है, मतलब ऐसा संगठन जो देश में अव्यवस्था पैदा कर रहा है, दंगे भड़का रहा है, सांप्रदायिकता की स्थिति पैदा कर रहा है, तो इस प्रकार के संगठन को यदि गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था करनी है तो वो किस अधिनियम के तहत की जाएगी? तो वो अधिनियम होगा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम। और यह अधिनियम कब बना था? यह अधिनियम बना था 1976 में। नेक्स्ट है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम ये कब बना था? 1951 में। अब इसमें है क्या? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भ्रष्टाचार में संलिप्त, धर्म के आधार पर मत मांगने, लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले संसद सदस्यों एवं राज्य विधान मंडल सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था करता है। यदि देखो कोई नेता है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, या वो धर्म के आधार पर वोट मांग रहा है, लोगों को धर्म के आधार पर बांट रहा है, जाति भाषा के आधार पर उन लोगों में भेदभाव पैदा कर रहा है, उनमें झगड़े पैदा कर रहा है और देश के माहौल को बिगाड़ रहा है, तो इस प्रकार का यदि कोई नेता है, फिर चाहे वो संसद का सदस्य है या फिर वो राज्य विधान मंडल का सदस्य है। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया है ना, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य विधान मंडल में क्या होगा? राज्य विधान मंडल में आ जाएगा विधानसभा और विधान परिषद। और जो विधान परिषद है फ्रेंड्स, याद रख लेना, ये कुछ चुनिंदा राज्यों में है, सारे स्टेट्स में यह नहीं है। तो ऐसा नेता जो या तो भ्रष्टाचार में लिप्त है, धर्म के आधार पर दंगे फसाद करा रहा है, समाज में देश में अव्यवस्था पैदा कर रहा है, तो उसे फिर चाहे वो संसद का सदस्य हो या राज्य विधानमंडल का सदस्य हो, उसे उस सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था करता है। कौन सा अधिनियम ये व्यवस्था करता है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेट, और ये डेट अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, इसलिए इस डेट को तो कभी भी मत भूलना, अपने माइंड में रट्टा लगा लो। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाना। मतलब ऐसी प्रजातियां जो बहुत कम संख्या में हैं, मोस्टली लुप्त हो चुकी हैं, और यदि उनकी जैसे अब कंडीशन चल रही है लुप्त होने की, तो एक टाइम कहीं ऐसा ना आए कि वो प्रजातियां हमारे देश में कहीं दिखें ही ना, ख़त्म ना हो जाएं। तो उन्हें बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और यह अधिनियम कब बना? यह अधिनियम बना था 1972 में। और इस अधिनियम के तहत क्या किया जाता है? जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं या दुर्लभ हैं, मतलब बहुत कम दिखाई देती हैं, बहुत कम हैं, उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाना। मतलब उनका कोई व्यापार ना कर सके, उनकी कोई हत्या ना कर सके, उन पर बैन लगाना, उन पर प्रतिबंध लगाना। और यह प्रतिबंध किस अधिनियम के तहत लगेगा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। 1972 बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रख लेना। और नेक्स्ट है वन संरक्षण अधिनियम, और ये लास्ट है फ्रेंड्स आज के इस टॉपिक का पॉइंट, लास्ट पॉइंट। वन संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1980 में, 1980 में। और इसमें है क्या? वनों की अनियंत्रित कटाई एवं वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल पर रोक लगाना। मतलब जो वनों की अनियंत्रित कटाई की जा रही है, लोग अंधाधुंध वनों को काट रहे हैं,
जिसके कारण क्या हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपको पता ही है फ्रेंड्स, ओजोन परत में छेद वगैरह हो रहा है, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मतलब बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उन वनों की अनियंत्रित कटाई पर रोक लगाता है यह अधिनियम। इसके अलावा जो हमारी वन भूमि है उसका गैर वन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल ना हो, मतलब वन भूमि का वन के कार्यों में तो इस्तेमाल हो, वो तो सही है। यदि हम वन भूमि का कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल करने लग जाएं गैर उद्देश्यों में, मतलब वनों को काट करके बिल्डिंग्स बना दी, वनों को काट करके बड़े बड़े मॉल बना दिए, तो ये गलत है ना। उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कोई अलग से जगह प्रोवाइड करवाई जाए। वनों को क्यों काटे, वनों को काटेंगे तो उसका नुकसान हमें ही होगा। तो इसलिए इन चीज़ों पर यह प्रतिबंध लगाता है, इन गलत कामों पर यह प्रतिबंध लगाता है। और यह प्रतिबंध किस अधिनियम के द्वारा लगाया जाता है? वन संरक्षण अधिनियम 1980 के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो आपको। यदि अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स। और यदि फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आप विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं आगे जब भी इतनी अच्छी और इम्पोर्टेंट वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब हम फ्रेंड्स कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।